हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल जो है, एक मोल वास्तव में एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम लोग बेसिकली एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पे कार्बन के मास की, तो इसका मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन में हमें पता है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻24 AMU। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल भी प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है। अगर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक कंपैरिजन करना चाहें तो हम लोग देखेंगे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से आप देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं मास ऑफ कार्बन की कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स बिकम्स 12, और ये दोनों मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो 1.6 में इंटू 10⁻24 में हम लोग सीधा 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 12 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आता है, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जो एटम होंगे वो हमेशा 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मोल के बराबर। उसके बाद अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो मास के लिए क्या करेंगे, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 1 एवोगैड्रो नंबर विच इज डिनोटेड बाई Na। और जैसे ये 12 के बाद का जितना भी नंबर है इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाता है, और 1 के इक्वल हो जाने पे हमें पता चलता है कि जो कार्बन का मास है वो हमेशा 12 ग्राम के इक्वल होगा। मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। अब यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग 1 AMU के इक्वल लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU। अब यहाँ से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन एटम का हमें मास निकलवाया जाए तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये पीछे वाली जो डिजिट्स हैं, पीछे वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई करने 1 के इक्वल, एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स 16 AMU। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब किसी भी चीज के मास को ग्राम में हम लोग डिनोट करते हैं, किस में डिनोट करेंगे? ग्राम में, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे यहाँ से मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको निकल के आ गया 1 ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ से हमें एक कैलकुलेट कर पाते हैं, फॉर्मूला जो निकल के आया वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को कभी कभी मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं। यहाँ से हम लोग अगर डेफिनेशन निकालना चाहें तो मोल की डेफिनेशन निकालेंगे, द मास ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग दी सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो मास है वो 12 ग्राम कार्बन के मास के इक्वल होगा, तब उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए जाएंगे, पाए जाएंगे। और इसको देखते हैं फंडामेंटल यूनिट में भी एटम भी हो सकता है यूनिट में, मॉलिक्यूल हो सकता है, फार्मूला यूनिट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस कंसर्न। हम किस तरह के सब्सटेंस को उसमें कंसर्न कर रहे हैं उसके आधार पे हम लोग उसको मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फार्मूला यूनिट मास के रूप में लिख सकते हैं। अब आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम आपको एक तरफ से दिखा रहे हैं इसको। और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इसी से मोलर मास मोल से संबंधित एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। इसको डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स, यानी किसी भी सबस्टेंस का मास ग्राम्स में, 1 मोल का मास ग्राम में, इज कॉल्ड मोलर मास, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल M। मोलर मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और 1 मोल का जो मास होता है वो ग्राम में अगर लिखा गया है तो उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय द 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी किसी भी सबस्टेंस, चाहे वो एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन हो, उसके 1 मोल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड करता है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में देखते हुए। तो सबसे पहला जो यूज है और इम्पोर्टेंस है वो है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टेंस। हम लोग यहाँ से किसी भी सबस्टेंस की क्वांटिटी दी गई है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है स्मॉल n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, और फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल W अपॉन M, वेयर W इक्वल है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, M इक्वल मोलर मास। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, दूसरा यूज ये है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में एटम और मॉलिक्यूल कितने दे रखे उनको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास N, कैपिटल N इक्वल N इंटू Na, वेयर Na इक्वल है एवोगेड्रो नंबर। N इक्वल हो जाएगा N इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, वेयर N इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, Na इक्वल एवोगेड्रो नंबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट का अगला यूज क्या है वो देखते हैं। टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड NTP। आप लोग STP और NTP इनकी जो फुल फॉर्म है वो हमें इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में लिखेंगे। चलो एक हम बताए दे रहे हैं, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या NTP पे वॉल्यूम जो है वो हमेशा 24.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर रहता है। वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा N इंटू 24.4 लीटर, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे V अपॉन 22.4 एट NTP और STP। नेक्स्ट यूज देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। 1 मॉलिक्यूल यानी N इक्वल है आपका 1, कैपिटल N यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। आपको मास यानी W कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला जो होता है W अपॉन M इक्वल होता है N अपॉन Na, दैट मीन्स एवोगेड्रो नंबर। तो यहाँ से W इक्वल हो जाएगा 1, और CO2 का जो मोलर मास होता है वो होता है, यानी M की वैल्यू जो है वो 44 होगी। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे 1 इंटू 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। W इक्वल हो जाएगा 7.3065 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। उसके बाद में हम लोग जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का, हमें ऑक्सीजन का और पता करना था मास। तो यहाँ से इसमें भी 1 एटम था, आप क्वेश्चन में देखिए ऊपर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कैपिटल N इक्वल 1।
W इक्वल क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला होता है W अपॉन कैपिटल M इक्वल कैपिटल N अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। W इक्वल यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे कैपिटल N इंटू मोलैरिटी अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, वैल्यू रखने के बाद 1 इंटू 16, दैट मीन्स 16 इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। इसको कैलकुलेट करने पे वी फाइंड W इक्वल 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 0.4 मोल्स, यानी 0.4 मोल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखा है, दैट मीन्स स्मॉल n इक्वल हो जाएगा 0.4 और कैपिटल N हमें पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है कैपिटल N इक्वल स्मॉल n इक्वल होता है कैपिटल N अपॉन Na, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आप पता कर पाएंगे कैपिटल N इक्वल हो जाएगा N इंटू एवोगैड्रो नंबर, N इक्वल हो जाएगा 2.408 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मोल कंसेप्ट के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। किसी भी सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से बताते हैं, वो देखते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ही क्या होता है। सॉल्यूशन अगर डिफाइन करना चाहें, आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हो, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस है। इसमें दो चीज़ें तो होनी है। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से डिफाइन करना चाहें तो जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो आपका रहेगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी या हायर मीजर में प्रेजेंट होगा वो होता है आपका सॉल्वेंट। ये एक चीज़ हमें दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये देखिए आप लोग 98 ग्राम H2SO4 है और 54 ग्राम आपका है H2O। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि इसमें कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है तो आप क्या बताएंगे? नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे, अच्छा आपको अलग से दिख रहा होगा 98 ज़्यादा होता है और 54 कम है। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से हमें पता करना होता है, यहाँ 98 है और H2SO4 का भी मोलर मास 98 होता है, दैट मीन्स 1 मोल आया मोल फ्रैक्शन में। इसका देखिए 54 और H2O का होता है 18, H2 और O 16, दैट मीन्स 3 मोल्स। तो जो H2O है वो इस सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हम लोग इसके ग्राम को या उसके वेट को नहीं देखेंगे, मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो हैं वेट बाई वेट, या अगर दोनों चीज़ें सॉलिड हैं तो वेट बाई वेट में हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास परसेंटेज जो है वो 100 ग्राम या 100 पे ही कैलकुलेट किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज। 50 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl जुड़ा हुआ है, घुला हुआ है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ आपका मास ऑफ सॉल्यूट अलग से दिख रहा है, जो NaCl कम है 5 ग्राम। और अगर हम लोग जानना चाहें मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे ही निकलता है, तो हम लोग इसको सबसे पहले 100 ग्राम पे ही देखेंगे। पहले हमारा 50 था तो हम लोगों ने 100 ग्राम पे निकालने के लिए 5 इंटू 100 अपॉन 50, दैट मीन्स 10 ग्राम। तो यहाँ से हमारी मास परसेंटेज जो आएगी वो आएगी 10%।
उसके बाद अगला आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग पीपीएम के नाम से जानते हैं। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन इक्वल होता है 10⁻⁶। यहाँ पीपीएम इक्वल होता है WV/WT इंटू 10⁻⁶। इसका मतलब है जो चीज़ हमें निकालनी है वो पर मिलियन में कितनी पाई जाती है। यहाँ देखिए WV इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट। किसी भी चीज़ में घुली हुई चीज़ की जो मात्रा है उसको हम लोग WV से डिनोट करते हैं। WT इक्वल है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका टोटल मास क्या रहेगा। एग्जाम्पल देखिए 3.5 इंटू 10⁻³ grams of solute is present in 1 kg of solution. Calculate the concentration in ppm. अब आपको पूछा गया है कि 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम है कोई सॉल्यूट जो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। यहाँ पे हमें ppm में वैल्यू निकालनी है। तो मास ऑफ सॉल्यूट आप देख रहे हैं 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसको जब हम लोग मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिख रहा है 1 kg। कितना है 1 kg। तो ppm कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3.5/1, दैट मीन्स 3.5 ppm, यानी 1 मिलियन में इसके 3.5 ग्राम्स पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है इसी से संबंधित, एक इसी के जैसा है, पार्ट्स पर बिलियन। दैट मीन्स बिलियन इक्वल होता है 10⁹। अगर इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। तो पीपीवी आपका पता चला। यहाँ से एक एग्जांपल देख लीजिए। इन 1800 ग्राम ऑफ वाटर 6.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फाउंड, यानी 1800 ग्राम वाटर में 6 इंटू 10⁻³ ग्राम इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो इस इम्प्योरिटी को हमें पीपीबी में यानी पार्ट्स पर बिलियन में कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इम्प्योरिटी आपको गिवन है। मास ऑफ इम्प्योर वाटर, जो वाटर है उसमें इम्प्योरिटी है तो वो वाटर भी इम्प्योर हो गया, कंटेमिनेटेड है। पीपीवी वैल्यू निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स इम्प्योरिटी का मास अपॉन इम्प्योर वाटर का मास इंटू 10⁻⁹। तो पीपीबी वैल्यू आएगी 3.33 इंटू 10⁻³ पीपीबी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी। ये दो टर्म है। ये मास रिलेटेड टर्म है और मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होता है। तो मोलैलिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kilogram of solvent is called the molality of solution। यानी किसी भी सॉल्यूट के 1 किलोग्राम किसी भी सॉल्यूट के जो मोल्स 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। या फिर इसको बोलें कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट घुला होता है उसको हम लोग उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बोलते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ 1 किलोग्राम की जगह 1 लीटर हो जाता देन दिस टर्म चेंजेस इनटू मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। अगर यहाँ पे मोलैरिटी होता तो यूनिट हो जाती मोल पर लीटर। यहाँ से मोलैलिटी हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर आपको यही ग्राम में दे दें
सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो उसके लिए नया फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। मोलैलिटी m इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक न्यूमेरिकल है, देखिए 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मोलैलिटी। यहाँ से एथेनोइक एसिड का जो मोलर मास होगा वो होगा 60 एंड m इक्वल होता है, मोलैलिटी इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में दिया गया है। m इक्वल हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 75। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका m इक्वल आएगा 0.556 मोल पर केजी। इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। ये भी एक यूनिट होती है केमिस्ट्री में डिनोट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये भी। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स अगर दो चीज़ों से कोई चीज़ मिलके बनी है, कोई चीज़ मिलके बन रही है, तो उसमें दोनों का कितना कितना हिस्सा यूज हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। तो यहाँ देख लेते हैं, इसने बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट यहाँ पे चाहे आपका सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का। इट इज़ ए यूनिट लेस एक्सप्रेशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये दोनों ही मोल्स से ही ये यूनिट ख़त्म हो जाती है इसकी। इट इज़ डिनोटेड बाई जीटा, इसको हम लोग जीटा से नोट करते हैं, कुछ लोग इसको चाई भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको एक्स नहीं बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में बेटा दो चीज़ें दे रखी हैं, दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे हमने Na मान लिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया V। यहाँ आपसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो जीटा A इक्वल हो जाएगा Na अपॉन NB Na प्लस NB। और यहाँ दूसरा अगर जीटा B निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। और ध्यान रखना है आपको, जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, सारे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहाँ लिख सकते हैं जीटा A प्लस जीटा B इक्वल 1। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी, अगर कोई कमी दिखी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका प्यारा सा चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड, और हम हैं विमलेश यादव।